Hello everyone, good morning. My name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, this will be the last part on residential status of an individual and tax planning. अब तक हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ का, फर्म का, एओटी बीओआई का हमने रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिया। कंडीशंस क्या होती है, कितनी होती है और किस तरह से होती है ये हमने देख लिया है। और अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे और देन स्कोप ऑफ इनकम कि कौन सी इनकम किस तरह से किसको टैक्सेबल होने वाली है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस का लास्ट टॉपिक, मतलब स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए लास्ट हमारा एसएससी है कंपनी। तो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो क्या देखना है, तो कंपनी दो तरह की होती है। सबसे पहले एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी होती है कि वो इंडियन कंपनी जो इंडियन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या फिर कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी इंडियन कंपनी कहलाएगी। और जिस कंपनी का हेडक्वार्टर बाहर है और वो किसी अदर कंट्री के कंपनीज लॉ में रजिस्टर है तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन सी कंपनीज, कौन सी इंडियन कंपनी है जो रेसिडेंट कहलाएगी और कौन सी ऐसी फॉरेन कंपनीज है जो रेसिडेंट कहलाएगी या फिर नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा। क्या? प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी में ये देखना पड़ेगा ये कौन करता है, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कंपनी। तो क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस कंट्रोल एंड मैनेज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया रेसिडेंट ही कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड है। ओके, क्या उसका मैनेजमेंट यहाँ पे है या बाहर है, फर्क नहीं पड़ता है। देखना क्या है कि वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, इंडियन एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी ही कहलाएगी। फर्क कहाँ पे पड़ेगा, तो के फॉरेन कंपनी में। हाँ, अब फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बिजनेस होली पूरी तरह से कंट्रोल्ड एंड मैनेज इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी का फुल कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है देन वो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगी, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट होगी। ठीक है, बिजनेस पार्शियली और होली कंट्रोल्ड बाय और मैनेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। थोड़ा सा हिस्सा इंडिया से कर रही है, थोड़ा सा बाहर कर रही है तो भी वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी, या फिर पूरी तरह से वो बाहर से कंट्रोल और मैनेजमेंट कर रही है तो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी। अंडरस्टूड? नोट, status of ordinary resident and non-ordinary resident is not applicable for company। जैसे कि हम इंडिविजुअल में देखते थे, सबसे पहले रेसिडेंट डिफाइन करो, उसके बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो डिफाइन करो, वो हम इंडिविजुअल में देखते थे। लेकिन कंपनी को वो एप्लीकेबल नहीं है। फॉर कंपनी देयर इज ओनली टू टाइप ऑफ स्टेटस, दैट इज रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल। ओके, बहुत बार ये वर्ड आया है, व्हाट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, ये क्या होता है? लास्ट में तो देखा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपनी का देखा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने के लिए, लेकिन बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे डिफाइंड है। सेंट्रल
controlling power, whereas decision about policy, finance, profit distribution and other management decisions are included and taken by the BOD, that is Board of Directors, Group of Directors, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। क्या बोला कि भाई पॉलिसी फॉर्मेशन, फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजंस एंड अदर मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है किसमें, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसका ये डेफिनेशन है। अगर पॉलिसी इंडिया में बन रही है तो वो रेसिडेंट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजंस, अदर मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस, फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन सब कुछ इंडिया में हो रहा है तो रेसिडेंट कंपनी कहलाएगी। देन एनी कंपनी can buy resident in more than one country, for example क्या कहा कि कोई कंपनी ऐसी भी होती है जो मोर देन वन कंपनी में मोर देन वन कंट्री में वो रेसिडेंट कहलाएगी। इंडियन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। हमारी इंडियन कंपनी ओनली आउटसाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, लेकिन वो रजिस्टर्ड इंडिया में है, इसलिए वो सबसे पहले रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगी। और जिस कंपनी में जिस कंट्री में उसका ओनली कंट्रोल है और मैनेजमेंट है और वो उस कंट्री की रेसिडेंट कहलाएगी, दैट मींस वो दो कंट्री का रेसिडेंट फुलफिल हो रहा है। एग्जांपल दिया है ए लिमिटेड registered outside India and will have residential status of that country, but it is controlled and managed in India will have resident status of India। जैसे मैंने इंडियन कंपनी का पता, वैसे ये फॉरेन कंपनी का एग्जांपल है। कोई फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंट्री के जिस कंट्री में वो थी उस कंट्री के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वहां की वो रेसिडेंट है, लेकिन उसका फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो वो इंडिया की रेसिडेंट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से वो दो कंट्री की रेसिडेंट है। एक्सप्लेनेशन स्टेटस इन अबव वन डू नॉट इंक्लूड डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 1 जहां पे मैंने बोला पॉलिसी फॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिसीजन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, अदर मैनेजमेंट डिसीजन, इन सब में डे टू डे एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं करना है। In point number 1, we will not include day-to-day affairs or day-to-day activities of company to determine residential status. Okay? Residential status of every other person. Under section 6, subsection 4. अब तक हमने बहुत एसएससी के बारे में पढ़ लिया कि कौन से एसएससी का किस तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइंड होगा, कंपनी का, फर्म, एओपी, एचयूएल, इंडिविजुअल। अब इन सबको छोड़ के जितने भी एसएससी बच जाते हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरह से डिफाइन करेंगे वो लिखा हुआ है। तो whatever provisions are determined for firm and AOP will be applicable to determine the residential status of every other person, जैसे कि body of individual, cooperative society, local authorities, any other person which are not included previously, ठीक है जी। तो कौन से है, हमें बस वो प्लेस ऑफ कंट्रोल ही तो देखना है, इंडिया से हो रहा है कि बाहर से हो रहा है, बस खत्म हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइंड एनी अदर पर्सन का, ठीक है। फॉर्म और एओपी में हमने यही देखा था। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट होता है। अब लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है स्कोप ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5। कितने एसएससी होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। इनकम कहां से आ रही है, इनकम कहां रिसीव हो रही है, इनकम किधर से आ रही है, ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए हम टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे फॉर एसएससी। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, एनी इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया, यानी कि वो इंडियन इनकम हुई, जैसे कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और वो कंपनी इंडिया में है, ठीक है, और
उसका हेडक्वार्टर ऑफिस भी इंडिया में, तो मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम उस ऑफिस से अप्रूव हो रही है और मेरे बैंक अकाउंट में मैं रिसीव करवा रहा हूँ, और मैं कहाँ पे हूँ और मेरा बैंक अकाउंट दोनों ही इंडिया में है। दैट मीन्स मेरी इनकम अप्रूव भी इंडिया में हो रही है और रिसीव भी इंडिया में हो रही है। देन एसएससी का नेचर देखो, रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। इंडियन इनकम, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडियन इनकम है तो वो तीनों टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस को टैक्सेबल है। एनी अदर इनकम रिसीव इन इंडिया, कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में, ऐसी कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए एप्लीकेबल, तीनों के लिए टैक्सेबल। अब बात करते हैं एनी बिजनेस, कोई भी ऐसा धंधा, ऐसा एज अ प्रोफेशन, इनकम अप्रूव और रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। ये देखा जाए तो एक तरह से फॉरेन इनकम है। भाई मेरा जो बिजनेस या प्रोफेशन है उसका इमर्जन और रिसीविंग दोनों बाहर है, लेकिन मेरा जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो इंडिया से हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल होगा, बट नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी वो इनकम। ठीक है, आरएनओआर, आरबीएनओआर और एनआर। फोर्थ पॉइंट, एनी इनकम अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऐसी कोई भी इनकम हो लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, अप्रूव एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वो भी फॉरेन इनकम है। जैसे कि मान लो मैं मैच खेलने बाहर गया, वहां पे मैंने मैच खेला, वहां पे मैंने जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया और वहां पे मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जहां पे मुझे 1 लाख रुपीज दिए गए। वो इनकम मान लो मेरी बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं है, मैं ऐसे एक्स्ट्रा, मेरा बिजनेस यहाँ पे मैं इंडिया में कुछ और करता हूँ, लेकिन हमारी एक अलग ही टीम थी, हम ऐसे ही शौक से खेलते, वो बाहर खेलने जाती है, वहां पे जीत के आती है, पैसे मिलते हैं, और वही पैसे फॉरेन इनकम कहलाएगी, क्योंकि बाहर हमने क्रिकेट खेला है, बाहर ही हमें अवार्ड मिला है और बाहर ही हमें रिसीव हुआ। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आर एंड आर के लिए वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज आरबीएनओआर और नॉन रेसिडेंट के लिए वो नॉन टैक्सेबल है इंडिया में। रेमिटेंस, अब ये रेमिटेंस क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। एक परिवार है, ठीक है, उसमें एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड विदेश में फॉरेन में जाके नौकरी करता है और उनकी वाइफ जो है वो इंडिया में रहते हैं, दोनों का बैंकिंग अकाउंट अलग अलग है। जो हस्बैंड है वो बाहर कमा रहा है और वहीं पर ही उसका इनकम भी वहीं पे अप्रूव हो रही है और रिसीव भी वहीं पे हो रही है, लेकिन वो कुछ पैसा जो है अपनी वाइफ को घर खर्च के लिए, कुछ एक्सपेंडिचर के लिए, डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए वो अपनी वाइफ को अकाउंट ट्रांसफर करवाता है, तो वही पैसा हुआ रेमिटेंस, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, वेदर यू आर आरएनओआर, आरबीएनओआर और एनआर, रेमिटेंस इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल। समझ में आ गया रेमिटेंस मतलब क्या होता है? मतलब घर का कोई एक सदस्य बाहर काम कर रहा है और वहीं से वो पैसा अपने बच्चों को या फैमिली को खर्चे के लिए भिजवा रहा है, ताकि वो अपना दिन अच्छे से गुजार सके, महीना अच्छे से निकाल सके, तो इसको हम बोलेंगे रेमिटेंस। ठीक है, तो ये था स्कोप ऑफ इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एग्जाम्पल बहुत भर भर के इसमें से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस का। एंड ये लास्ट पार्ट है, एक लास्ट नोट है, वो भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, only 3 types of residential status are considered, but why
for rest of the assessing only two residency status are considered, that is 1 and 2, resident and non-resident. अगर इंडिविजुअल है और HUF है तो ही हम तीन देखेंगे, RNOR, RBNOR, NR. अदरवाइज इसके अलावा कोई भी एसएससी हो सिर्फ दो रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, दैट्स इट. ओके, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी बाकी नहीं रखा है. हाँ, अगर आपको अब तक कुछ भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट कर. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें. फ्री चैनल है, फ्री वीडियो है, कोई चार्जेस नहीं है. ठीक है, टिल देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी. उसके बाद धीरे धीरे हमारा टैक्सेशन चलता रहेगा. टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर.